सो हेलो एवरीवन। सो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है बेटा, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। एंड सेक्शन एज वी नो दैट 149 हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, एंड जिसमें हम लोगों ने रूल वाला जो पार्ट था ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया बेटा। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सो यू कैन सी सबसेक्शन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो अभी रिमेनिंग जो पार्ट है आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सो आज सेक्शन 149 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड सेक्शन 149 आप लोगों को अच्छे से रिटेन करना है। along with that we have रूल नंबर 3, then we have रूल नंबर 4 and then we have रूल नंबर 5। तो रूल 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो अब जो यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसेक्शन नंबर 7 के रिगार्डिंग। देन वी हैव 7, 8 एंड ऑनवर्ड्स। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, सो हम लोग आज उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर वन सेक्शन 149 टुडे। तो 149 आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे बेटा। देन विल डिस्कस द न्यू सेक्शन एंड विच इज अगेन रेलेवेंट पार्ट, तो वो हम लोग आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। तो पहले 149 का सबसेक्शन नंबर 7 क्या कहते हैं बेटा, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो subsection number 7 talks about the declaration which is going to be given by the whom, by the independent director। and please declaration किसके रिगार्डिंग है बेटा, इंडिपेंडेंसी के रिगार्डिंग। डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है, सर इंडिपेंडेंसी मेंटेन है या नहीं है। अब डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है, सर उसके इंडिपेंडेंसी में क्या क्या चीजें चेंजेस हैं, कि पहले जो आपने डिक्लेरेशन दिया तो उसके बाद क्या कोई किसी भी नेचर का कोई चेंज हुआ या नहीं, तो हम उसकी बात करें। तो सबसेक्शन नंबर 7 टॉक्स अबाउट द डिक्लेरेशन, सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो एज वी नो दैट दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी आईडी। जिस भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट करने की बात करते हैं, तो उन सभी कंपनी में आईडी जहां पे भी अपॉइंट होगा बेटा, तो इट्स बेसिकली एन ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू गिव डिक्लेरेशन ओवर देयर। तो अब वो डिक्लेरेशन 3 कैटेगरी में यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 कैटेगरी, ऑल्दो वो लॉ मेकर ने नहीं लिखा है, बट आपको वो देख के समझ में आएगा कि सर ये वी हैव 3 स्पेसिफिक कैटेगरी। फर्स्ट पार्ट, पहले पॉइंट पे आते हैं। सो क्या लिखा है, आईडी शैल एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो व्हाट डज इट मीन कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद जब आप पहले बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो इन विच बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो इसका मतलब वंस यू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन अपने पूरे टर्म में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आप यहां पे अटेंड करने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करोगे, देन एट दैट टाइम यू हैव टू गिव द डिक्लेरेशन एंड इट्स a duty of ID regarding the declaration. It's a first one. Next, thereafter, at first meeting of the board in each and every financial year, thereafter in each and every particular financial year। अब प्लीज मेक श्योर, अब ध्यान रखना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों के बीच में बेटा यहां पे एड लगाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फुलफिल ओवर देयर। ये हम लोगों को देना है, कंपलसरी है कि सर फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहे हैं एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन ईच एंड एवरी ईयर की बात करो। अब नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं बेटा, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, तो कब डिक्लेरेशन देने की रिक्वायरमेंट है, बट ये ऑप्शनल रखा गया। बट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो ऑप्शनल है, दिस विल बिकम मैंडेटरी इन विच केस, इफ देयर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन which affect the status, his status of independency। तो जब भी ऐसा कुछ भी सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पे आपकी इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं क्या होने वाली बेटा, अफेक्ट होने वाली, तो अब उस पर्टिकुलर चेंज के रिगार्डिंग, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग अगेन यू हैव टू गिव द डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द व्हाट, कि वेदर यू आर गोइंग टू फुलफिल द इंडिपेंडेंसी क्राइटेरिया और नॉट। तो ये डिक्लेरेशन देना है। एंड व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी व्हाट, that fulfill the independency criteria, it's all about the subsection number 6 of section 149। so we have a 3 specific category of, you can say, the declaration। number 1, initial disclosure and declaration over there, then we have continuous disclosure, then we have event based disclosure। तो इसको मैं यहां पे नाम देने वालों क्या बेटा, we have a first part। तो बेसिकली यदि हम लोग यहां पे डिक्लेरेशन की बात करेंगे, यहीं पे नोट कर रहा हूं, डिक्लेरेशन बाय द आईडी। तो सबसे फर्स्ट आईडी बनने के बाद जो होगा बेटा, उसको नाम भी देते हैं हम लोग, इट्स इनिशियल डिक्लेरेशन।
And then we have a second part, it's a continuous declaration. Declaration. And what about the third segment, beta? The third one will become what? Event based. Event based declaration. So this will be the last. सर ये कब देना है? ये कब देने की रिक्वायरमेंट है बेटा? ये देना है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच पार्टिसिपेट. तो जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा बेटा जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये किसमें देना है बेटा? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर. तो हर फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा उसमें देने की रिक्वायरमेंट है. और ये कब देना है बेटा? whenever there is any change. Whenever there is any change. So whenever there is any change and that particular change affect the status of independency, then the declaration is mandatory. So subsection number 7 talks about the declaration. We have a first, then we have a continuous aspect, then we have event based. Initial, immediately after becoming ID, जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे डिक्लेरेशन देना है. देन उसके बाद हर एक पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आपको हर साल आपको देना है जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा इन ईच एंड एवरी ईयर. एंड नेक्स्ट, व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज एंड व्हिच लीड्स टू व्हाट affect the status of independency, then again you have to give the declaration. So these are the specific structure which we need to understand. And declaration देने का मेन मोटिव है कि आप उस इंडिपेंडेंसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं फिर नहीं. एंड इंडिपेंडेंसी का क्राइटेरिया कब फुलफिल होगा बेटा? जब आप सबसेक्शन नंबर 6 ऑफ सेक्शन 149 के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं बेटा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. नेक्स्ट, अब यहां पे जो प्रोविजन आप देख रहे हो बेटा, दिस इज बेसिकली इन रिलेशन टू नॉमिनी डायरेक्टर. ऑल्दो ये हम लोग 161 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, 161 में नॉमिनी का पार्ट आएगा. तो अब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं. डिटेल वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर. देखो नॉमिनी डायरेक्टर, पहले वर्ड जो नॉमिनी है, नॉमिनी किसको बोला जाता है? जब कोई भी पर्सन बेटा किसी और पर्सन के थ्रू क्या किया जाएगा? जब नॉमिनेट किया जाएगा. तो दिस विल बिकम द नॉमिनेटर और दिस विल बिकम द नॉमिनी. तो ये पर्सन वो है बेटा जिसको नॉमिनेट किया गया, ये वो पर्सन है जिसने नॉमिनेट किया. तो जब आप किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं तो वो पर्सन अपने इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करता है जिसके लिए आपने नॉमिनेट किया. तो ये उस पर्सन का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेगा बेटा जिसने उसको नॉमिनेट किया है. तो इसका मतलब है जो नॉमिनी है वो अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, अपने पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे, वो उस पर्सन की बात करेंगे जिसने वो नॉमिनेट किया. अच्छा, जो नॉमिनेट करने वाला पर्सन है बेटा, सो दैट कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट कैन बी गवर्नमेंट ओवर देयर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन बी देयर. सो इट्स ऑल अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट लॉज. तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा सर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक पर्सन ऐसा आने वाला है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली इतने नंबर ऑफ पर्सन आने वाले हैं जो बेसिकली डायरेक्टर होगा लेकिन वो किसी और के थ्रू नॉमिनेटेड होगा. एंड बट वो किसके थ्रू? नंबर 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, number 2 that can be appointed by the government, and specifically any other person to represent the interest. So some other person can be there which has not been defined. तो anything can be there जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रख सकते हैं बेटा. सो डिवेंचर कैन बी देयर, वी नेवर नो. सो इट्स ऑल अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन, इट्स ऑल अबाउट द क्राइटेरिया एंड यू नीड टू चेक द इंटरेस्ट. तो अब वो पर्सन जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ग्रुप में बैठा होगा बेटा, तो वो डायरेक्टर है बट वो डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट नहीं किया, अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं किया सर, वो एक्चुअली किसी और ने नॉमिनेट करने के लिए बोला. एंड जिसको नॉमिनेट किया जाएगा दैट पर्सन विल बिकम व्हाट? इट्स नॉमिनी डायरेक्टर. नेक्स्ट, सबसेक्शन नंबर 8, इट्स ऑल अबाउट द कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल नंबर 4. तो 8 टॉक्स अबाउट द व्हाट? दैट द कंपनी एज वेल एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोथ इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द शेड्यूल नंबर 4. नो नीड टू गो थ्रू द शेड्यूल नंबर 4. तो अभी शेड्यूल नंबर 4 के रिगार्डिंग हम लोग टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं बट अभी सिंपल फॉर ए टाइमिंग याद रखना सर, हम लोग एक शेड्यूल की बात करेंगे एंड विच इज मैंडेटरी टू फुलफिल ओवर देयर एंड इट्स बेसिकली फॉर कंपनी एज वेल एज द इंडिपेंडेंट directors. It's not only for independent director, please make sure this is also for company, and it's not only for company, it's also for independent directors. But why? Because we have a company and independent directors.
तो दोनों को ही शेड्यूल नंबर 4 में टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा है बेटा वो फुलफिल करना पड़ेगा। एंड एज वी नो दैट इट्स अ शेड्यूल, एंड ये शेड्यूल किसका है बेटा? दिस इज अगेन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वी हैव अ नंबर ऑफ शेड्यूल्स, एंड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्स अलग अलग प्रोविजंस वहां पे भी लिखे हुए हैं, एंड दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द व्हाट लॉ, एंड उसकी भी इंटरप्रिटेशंस की बात है। तो उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। तो जो कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात बोली गई बेटा, तो जो शेड्यूल नंबर 4 में बोला गया है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 9 क्लियर स्टेटमेंट है। सबसेक्शन 9 ये कहता है बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के अलावा बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने में जो भी एक्सपेंस होता है उसके रिइंबर्समेंट के अलावा, और या फिर कुछ स्पेसिफिक कमीशन जो मेंबर ने अप्रूव किया होगा किसके लिए, प्रॉफिट में से उसको दिया जाएगा, बट द अप्रूवल बाय द होम, बाय द मेंबर्स। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 3 टर्म्स, उसके अलावा किसी भी मैनर में कुछ और बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो कंक्लूजन ये निकला सर, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या स्टॉक मिलेगा? स्टॉक इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द शेयर, एंड वी हैव एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एंड यू नो वेरी वेल वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए। तो वेदर आईडी कैन पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, आंसर इज नो। आईडी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कोई स्टॉक ऑप्शन की बात नहीं करते। और सबसे रेलेवेंट पार्ट सबसेक्शन 9 क्या करता है बेटा, जो अदर प्रोविजन इस एक्ट में उसको ओवर रूल करता है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, उस पर डोमिनेट करता है। तो वॉट एवर बी द प्रोविजन एंड विच इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद सबसेक्शन 9, देन इट्स ऑलवेज प्रिवेल ओवर ऑल सच पर्टिकुलर सबसेक्शन और सेक्शंस ओवर देयर और सम अदर प्रोविजन ओवर देयर। तो बट वाई? क्योंकि रीजन बिंग, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, लॉ मेकर ने खुद लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर पर्टिकुलर प्रोविजन बट ऑफ दिस एक्ट। So that's why subsection number 9 will become what? It's overriding provision, overruling provision. तो सबसेक्शन जो 9 है बेटा, ये ओवररूलिंग प्रोविजन है, ओवरराइडिंग प्रोविजन है, डोमिनेटिंग प्रोविजन है पूरे कंपनीज एक्ट पे। बट एट द सेम टाइम कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 197 एंड 198 इज मैंडेटरी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ड क्या लिखा है बेटा, बट सब्जेक्ट टू। इसका मतलब है कंप्लायंस की बात कर रहे हैं कि सर सबसेक्शन 9 ओवररूलिंग तो है, बट उसके लिए आगे की यदि मैं बात करूं तो आगे कुछ सेक्शन है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड सेक्शन नंबर 197 विल डिस्कस लेटर। 198 अगेन द प्रोविजन विल बी देयर। तो कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन ऑफ द रेम्युनरेशन विच इज गोइंग टू बी पेबल। तो 198 डील्स विद द व्हाट, इट्स अ प्रॉफिट एस्पेक्ट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट, and 197 talks about the what, it's maximum overall managerial remuneration and some other provision over there, and we'll discuss later. तो 197 के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फुलफिल करना है। 198 के जो टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, सो अगेन वो भी हमें फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना। तो उसको यहां पे हमें क्या करना है, कंप्लाई करना है। बाकी रिमेनिंग कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पे क्या हो रहा है, इट्स ओवररूलिंग एलिमेंट। तो आगे क्या करें, एन आईडी shall not be entitled to any stock option, and employee stock option is nothing, it's employee stock option scheme or employee stock purchase scheme. These are the two scheme which is basically available for whom, for employees. तो इन स्टॉक ऑप्शन का बेनिफिट किसको नहीं मिलेगा बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। so that's why independent director shall not participate in employee stock option scheme or employee stock purchase scheme for the purpose of getting any shares in a company एंड मे रिसीव। तो क्या मिल सकता है बेटा, नंबर 1 रेम्युनरेशन बाय वे ऑफ फी, जो हम लोग सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 में पढ़ेंगे। तो रेम्युनरेशन विच इज बेसिकली बाय वे ऑफ फी, रिइंबर्समेंट ऑफ एनी एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन अ बोर्ड मीटिंग। तो पहला पार्ट क्या हो गया, नंबर 1 सर रेम्युनरेशन लेने का राइट है। नंबर 2 बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने में आपको जो भी एक्सपेंस हुआ तो वो आप एक्सपेंस रिइंबर्समेंट हो जाएगा। नंबर 3 आगे बढ़ते हैं बेटा, बोर्ड मीटिंग एंड इफ यू आर ए पार्ट ऑफ द कमिटी मीटिंग देन डेफिनेटली पार्टिसिपेशन फॉर कमिटी मीटिंग विल आल्सो बी देयर, क्योंकि ऑडिट कमिटी एंड सम अदर कमिटी वेयर वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड वो आगे हम लोग ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 एंड देन रेम्युनरेशन कमिटी ओवर देयर इट्स सेक्शन 178 ऑनवर्ड्स हम लोग वो प्रोविजन पढ़ेंगे, स्टेक होल्डर कमिटी ओवर देयर। तो दीज आर द सर्टेन कमिटीज एंड वेयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी देयर। ऑडिट कमिटी तो मैंडेटरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। तो अगेन ऑडिट कमेटी की मीटिंग जब अटेंड करेंगे तो उसके लिए भी यदि आपको एक्सपेंस करते हैं देन अगेन यू हैव अ राइट, यू हैव एन ऑप्शन टू गेट द व्हाट, रिइंबर्समेंट ओवर देयर। तो वो भी रखा गया। उसके बाद एंड कमीशन व्हिच इज बेसिकली प्रॉफिट रिलेटेड, बट कंडीशन अप्लाई दैट मे बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स।
तो कमीशन क्राइटेरिया कैन बी देयर बट वी नीड टू गेट द अप्रूवल, बट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंबर से अप्रूवल लेना है। क्या यहां पे लिखा है कोई ओवर पास करना है ऐसा? तो क्या मान के चलेंगे सर, वी हैव अ साइलेंट टर्म एंड मेंबर इज नथिंग, इट्स कंपनीज शेयर होल्डर्स, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना पड़ेगा। और जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या पास करने की बात करते हैं बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस। तो किसके लिए? प्रॉफिट में यदि किसी भी कमीशंस की बात करते हैं, कोई कमीशन आप देने की बात करते हो, तो वो भी लेने का राइट यहां पे हो सकता है बेटा। तो नंबर 1 रेम्युनरेशन, नंबर 2 reimbursement of any expense for participation in a board meeting or some other meeting, and again commission which is profit based commission, but subject to the condition कि सर वो commission क्या होना चाहिए? That should be approved by the member by passing ordinary resolution in general meeting। तो ये था subsection 9 which we need to understand बेटा। अब very very important part again पढ़ने वाले, it's again a relevancy and it's one of the important provision which we need to understand, and here we have a term क्राइटेरिया। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा उसका ऑफिस का टर्म कितना होगा? तो टर्म इज नथिंग, टर्म इज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन, इट्स ऑल अबाउट द व्हाट? ड्यूरेशन। सो इट्स ऑल अबाउट द ड्यूरेशन, तो पर्टिकुलरली कितना वो ड्यूरेशन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए ऑफिस हो सकता है, कितने टाइम के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड वी हैव सबसेक्शन नंबर 10 रेड विद 11। तो 10 और 11 दोनों मर्ज करके पढ़ना है, तब जाके वो टर्म वाला पार्ट जो है बेटा वो कंप्लीट माना जाएगा। तो 10 एंड 11 बोथ विल बी देयर, तो दोनों ही एलिमेंट को हमें क्या करना है? कंसिडर करना है, तब जाके वो प्रोविजन आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड वी हैव अ फर्स्ट पार्ट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैक्सिमम ईयर्स इन वन टर्म। याद रखना जो स्टेटमेंट है बेटा, मैक्सिमम ईयर्स इन वन टर्म। तो एक टर्म मतलब, टर्म का मतलब क्या है सर? ये पूरा एक पूरा ड्यूरेशन, इस पूरे ड्यूरेशन को हम क्या मानने वाले बेटा? इट्स वन टर्म। तो एक पर्टिकुलर टर्म में नंबर ऑफ ईयर्स कितने होने वाले बेटा? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड नॉट मोर देन 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ये ध्यान रखना। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात बोलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो आप सबसेक्शन 10 में पढ़ रहे हो, इसमें एक प्रोविजन ये भी लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 152। तो इसका मतलब है 152 में जो प्रोविजन लिखा हुआ है हमें उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो क्या पढ़ेंगे सर? सबसेक्शन नंबर 10 रेड विद सेक्शन 152। तो सेक्शन नंबर 10, सबसेक्शन नंबर 10 तो है बेटा, सबसेक्शन नंबर 10 में 5 इयर्स का टर्म भी लिखा हुआ है, बट क्या इतना ही कंप्लीट होगा? नहीं, सेक्शन नंबर 152 भी हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू गो थ्रू। तो विल डिस्कस लेटर सेक्शन 152 में क्या लिखा है, एंड अगेन वहां पे प्रोविजन आएगा तो कनेक्टिविटी विल बी देयर। तो 152 लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे एंड वहां पे प्रोविजन आएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 खुद कह रहे हैं कि सर 152 में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो प्रोविजन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अभी हम 152 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग यहां पे सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 149 की बात कर रहे हैं। तो सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 149 talks about the how many number of years in entire term, it's a 5 years and it's a consecutive 5 years, मतलब लगातार वो 5 years की बात बोली गई है। तो एक पर्टिकुलर जो टर्म होगा बेटा वो 5 years का रखा गया। नेक्स्ट सर, क्या 5 years के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड और नॉट? सो स्टार्ट विद द टर्म, क्या लिखा बेटा? शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दिस इज यूनिक पार्ट, बट कंडीशन अप्लाई। सर रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर विल बी देयर। अभी 10 और 11 दोनों को मर्ज करके एक साथ हम लोगों को नोटिंग भी करना है, तो अभी वो नोटिंग करने वाला प्रोविजन आएगा, तो अभी वो स्पेसिफाई करूंगा क्या क्राइटेरिया और क्या आपको गैप रखना है, सब कुछ आएगा। बट अभी 10 में आपको क्या याद रखना है सर? नंबर 1 152 प्रोविजन भी देखना पड़ेगा, नंबर 2 मैक्सिमम जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म रखा गया 5 years रखा गया, नंबर 3 एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है, नंबर 4 क्या पास करने की रिक्वायरमेंट है? एसआर पास होगा तभी रीअपॉइंट होगा, अपॉइंटमेंट के लिए एसआर नहीं पास करना है। तो एसआर इज मैंडेटरी फॉर रीअपॉइंटमेंट बट नॉट फॉर अपॉइंटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना। फॉर अपॉइंटमेंट ओआर board resolution, anything can be there, we have no specific criteria, but for reappointment SR is mandatory, SR is mandatory, but in case of what, it's a reappointment। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा? हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि 152 जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही प्रोविजन समझ में आएगा। तो फॉर अ टाइम बीइंग एसआर की बात कर रहे हैं, एंड देन एसआर फॉर रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट एक और पॉइंट, द डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। Disclosure in board report, and it's a report of the board of directors which is going to be framed by the each and every company after the expiry of the financial year or at the end of the financial year.
तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बेटा बोर्ड रिपोर्ट बनेगा, एंड उस रिपोर्ट में आपको क्या करना है, मेंशन करना है किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। तो डिस्क्लोजर विल बी देयर इन बोर्ड रिपोर्ट। तो ओवरऑल 10 में 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। तो एक पूरा जो टर्म होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, इट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स सर, 5 इयर्स। क्या 3 इयर्स हो सकता है सर? डेफिनेटली। क्या 7 इयर्स हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि मैक्सिमम कितना अलाउ किया गया है, 5 इयर्स किया गया। तो 3 years can be there, 2 years can be there, 4 years can be there, but 7 years not allowed, 10 years not allowed. So we have a one term which consists of 5 consecutive years, and then again after the expiry of particular term of 5 consecutive years, reappointment will be there. तो ये ध्यान रखना है, but SR is mandatory. Next, maximum consecutive term. अब मैक्सिमम एक टर्म में कितनी ईयर्स था वो किस में लिखा है? सबसेक्शन 10 में। सबसेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 11 क्या कर रहा है? ओवर रूल कर रहा है। किस पे कर रहा है? 10 में। क्योंकि रीजन बीइंग 10 हैविंग नो प्रोविजन ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 10 में क्या प्रोविजन था सर? एक टर्म में कितने नंबर ऑफ ईयर्स हो सकते हैं? तो इसलिए क्या लिखा है? नथिंग कंटेन्ड इन व्हाट, सबसेक्शन नंबर 10। तो अब 11 ओवर रूल कर रहा है सबसेक्शन 10 पे। और 11 क्या कहते हैं कि नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि याद होगा 10 में बोला गया है रीअपॉइंटमेंट। तो एक बात, वो तो नंबर ऑफ टाइम, रीअपॉइंटमेंट वर्ड लिखा है साइलेंट है, तो क्या हर 5 इयर्स के बाद हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि वी हैव नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। तो 10 having no specific nature of the restriction, so we have no specific criteria regarding the restriction कि sir how many number of you consider the criteria of the reappointment, answer is no. So उसको कंप्लीट करने के लिए 11 की बात कर रहे हैं। तो 10 के साथ 11 पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने एक साथ ही रखे बेटा दोनों। तो सबसेक्शन नंबर 10 में प्रोविजन क्या लिखा है 11 में? तो 11 क्लियर कहता है कि सर इट्स ओवर राइडिंग ओवर रूलिंग प्रोविजन एंड इट्स ओवर द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन नंबर 10। नो इंडिपेंडेंट, नो आईडीज शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म। तो एक टर्म मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ईयर्स का हो गया? 5। सर ये कहां लिखा है? ये लिखा हुआ है 10 में। लेकिन अब वो पर्सन लगातार कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आ सकता है सर? 2 टर्म के लिए। तो ये हो गया पूरा एक टर्म, और ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। तो दिस विल बी द फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकेंड। लेकिन सेकेंड टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो सेकेंड टर्म के लिए क्या पास करना पड़ेगा बेटा? एसआर इज मैंडेटरी। तो एसआर इज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड टर्म। रीजन बीइंग ये सबसेक्शन 10 खुद कहते हैं कि सर आपको 5 इयर्स के बाद रीअपॉइंटमेंट होगा, बट उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सेकंड टर्म के बाद की बात करेंगे तो 11 आपको प्रोहिबिट करता है और कहता है कि आप 2 टर्म के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो वी हैव 2 consecutive terms over there. However, such independent director shall be eligible for appointment after the expiry of 3 years. Please make sure यहां पे लिखा हुआ है वर्ड क्या बेटा? इट्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, इट्स नॉट फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्योंकि देयर इज अ गैप, एंड गैप के बाद जब दोबारा आएंगे तो योर फ्रेश अपॉइंटमेंट विल बी देयर एंड नॉट एज व्हाट, यू कंसीडर व्हाट, रीअपॉइंटमेंट। तो सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years once he ceased to hold the office। तो जब उसकी इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म खत्म होगा बेटा, तो देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 years, एंड 3 years के बाद आप अगेन क्या हो सकते हैं? वापस आप अगेन कंपनी में आ सकते हो। सो यू हैव टू मैनेज द गैप, एंड गैप आपको मेंटेन करना है। सर उस गैप में क्या उस कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएट हो सकते हैं? क्या उस गैप में एसोसिएट हो सकते हैं किसी और मैनर में? क्योंकि यहां पे बात तो हो रहा है सर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट, बट क्या उस पीरियड ऑफ टाइम में हम किसी और पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं? तो प्रोविजो क्या कहते हैं, अब उसकी बात करते हैं बेटा। एंड प्रोविजो क्या कहते हैं? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट ड्यूरिंग सेड पीरियड ऑफ 3 years, इस 3 years की बात कर रहा है बेटा। तो उस 3 years में क्या नहीं होना चाहिए? बी अपॉइंटेड और एसोसिएट विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब उस 3 साल में किसी मैनर में आप एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, नादर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड सबसेक्शन नंबर 6 में शायद आपने पढ़ा भी था कि सर हम लोग 3 years की बात कर रहे थे, तो रिलेटिव वाला पार्ट भी वहां पे याद होगा कि सर यदि रिलेटिव भी उस 3 years में केएमपी बन गया देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एज आईडी। तो 3 years का आपको ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, एंड पिछले 3 years में आपका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वी हैव अ टर्म व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर ओवरऑल कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म हो गया, देन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 years, एंड देन उसके बाद 3 years में आप किसी भी नेचर में कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होने वाले, नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली, एंड आप इवन
उस पीरियड में आप कंपनी में किसी और पोजीशन को होल्ड भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसको हम लोग कंप्लीट सम अप करते हैं बेटा, और मैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोट करवा रहा हूं सो दैट कि आपके लिए क्या हो जाएगा, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म, इट्स a term of ID, independent director, and it's all about the interpretation of its interpretation of subsection number 10, and it's a subsection number which one, it's 11। तो ये दोनों ही सबसेक्शन है बेटा जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की बात करते हैं। तो वी हैव अ फर्स्ट पार्ट सबसेक्शन 10, देन वी हैव अ सबसेक्शन नंबर 11 एंड दोनों की इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। तो सबसेक्शन नंबर 10 पहले क्या कहते हैं बेटा, तो सबसेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली 5 years and it's all about the consecutive, it's a consecutive years, तो it's 5 years in one term। एंड फिर क्या लिखा हुआ है कि सर आफ्टर सच टर्म पर्सन इज एलिजिबल टू बी व्हाट, टू बी रीअपॉइंटेड। तो रीअपॉइंट हो सकता है बेटा सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इट्स सब्जेक्ट टू the passing of, it's a passing of SR, and SR कहां पे पास होगा बेटा, इन जनरल मीटिंग। सो किस पर्पस के लिए, टू गेट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इफ द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट रीअपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओवर देयर। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए वी हैव अ प्रोविजन एंड विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, सबसेक्शन नंबर 10 में ये बात बोलेगी। अब सबसेक्शन नंबर 11 क्या कहते हैं बेटा, 11 में ये लिखा हुआ है इट्स मैक्सिमम consecutive terms, एंड वो कितना हो सकता है बेटा, इट्स मैक्सिमम 2, एंड देयर आफ्टर देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, 3 years। एंड 3 years के गैप का मतलब क्या बेटा, कि इस पर्टिकुलर 3 years में ड्यूरिंग सच 3 years he shall not be associated with the company neither directly or you can say the indirectly। तो किसी मैनर में एसोसिएटेड और यू कैन से द व्हाट, ए पॉइंट इन ए कंपनी। तो देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ 3 years। सर आफ्टर द 3 years अगेन, तो सिंपल यहां पे आफ्टर सच 3 years एलिजिबल फॉर व्हाट पर्पस बेटा, फॉर अपॉइंटमेंट। तो वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। तो इट्स नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ द रीअपॉइंटमेंट, क्योंकि देयर इज अ गैप एंड इमीडिएटली आफ्टर गैप इट्स अ फ्रेश अपॉइंटमेंट विल बी देयर। इसका मतलब वहां पे रीअपॉइंटमेंट नहीं, वो अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये जो 10 में लिखा था उसके इंटरप्रिटेशन की बात की। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस पूरे सेगमेंट को एक पूरे टाइमलाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो अब वो टाइमलाइन के थ्रू इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, यू जस्ट वेट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोविजन। पूरा जो टर्म है बेटा ये हो गया फर्स्ट टर्म, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन नंबर 1 आपको बताना है अलाउ और डिसअलाउ। 5 years के लिए अपॉइंट किया, तो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट। देन वी हैव अ सेकेंड टर्म एंड इट्स फॉर 3 years। तो पहली बात सर, सेकेंड टर्म में जब हम लोग अपॉइंट यहां पे करने की बात करेंगे तो अब क्या पास करना पड़ेगा बेटा, पासिंग ऑफ एसआर। और ये कहां पे लिखा है बेटा, किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, सबसेक्शन नंबर 10 ऑफ सेक्शन नंबर 149। और ये 5 years का भी कॉन्सेप्ट कहां पे लिखा हुआ बेटा, सबसेक्शन नंबर 10 में। अब क्या अगेन वो सर रिमेनिंग पीरियड उसका कितना बचा है, सर ये 3 years का बचा है, तो रिमेनिंग
जो 5 यदि 5+5 करते हैं बेटा, तो रिमेनिंग क्या वो 2 ईयर्स की आ सकता है? क्या वो बोल सकते हैं सर मेरे लिए 5+5 का पीरियड है तो मुझे 2 ईयर्स के लिए और अपॉइंट करो? आंसर इज नो, 2 ईयर्स के लिए वो रिअपॉइंट नहीं हो सकता। बट व्हाई? क्योंकि रीजन बीइंग प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बाय दी सबसेक्शन नंबर 11। एंड सबसेक्शन 11 कहते हैं मैक्सिमम 2 टर्म के लिए आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म ओवर देयर एंड इट्स सेकंड। सर ये 5+3 8 हुआ, इट डजंट मैटर, क्योंकि मैक्सिमम हमारे लिए 5 इयर्स का पीरियड है, तो इसका मतलब उससे कम यदि कंपनी रखना चाहती है बेटा, रख सकती है। इट्स अलाउ, इट्स नॉट डिसअलाउ। इट्स अलाउ, इट्स नॉट डिसअलाउ। बट सर आगे के लिए जो रिमेनिंग आंसर इज नो, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो अब आपको करना क्या है सर? अब हम लोग कंपनी में कब आ सकते हैं? तो आपके लिए वापस से आने का मौका है कि सर 2 ये जो टर्म खत्म हुआ उसके बाद आपको गैप मेंटेन करना है। एंड वो गैप कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स का गैप, 3 ईयर्स गैप। तो गैप शुड बी 3 ईयर्स, एंड इस 3 ईयर्स में नो कनेक्शन विद द कंपनी। तो नो कनेक्शन विद द कंपनी, तो आपका कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये अगेन किस में लिखा है बेटा? इट्स अ सबसेक्शन नंबर विच वन? 11। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 10 और 11 का कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आया सिचुएशन नंबर 1 में। अब हम लोग बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन नंबर 2। सो सिचुएशन नंबर 2 में क्या आएगा? सो इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन नंबर 2। सो 2 में बेटा लेट्स से पीरियड यहां पे आ गया 3 इयर्स का, एंड दिस विल बिकम व्हाट? इट्स अ फर्स्ट टर्म। एंड अब उसके बाद उसका टोटल यदि देखा जाए, हम यदि इसको 5+5 करते हैं तो कितना होता है? 10 ईयर्स। तो अब 3 ईयर्स हो गया। नाउ ही वांट्स टू बिकम एज आईडी फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स? इट्स अ 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स अलाउ डिसअलाउ, इट्स अ सेकंड टर्म। आपने बोला सर आगे सेकंड के बाद अपॉइंट नहीं होंगे ना, रीअपॉइंट नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, तो मैं इसी में 7 ईयर्स के लिए, तो अगेन ये 7 ईयर्स क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउ। बट व्हाई? क्योंकि मैक्सिमम कितना रखा गया बेटा? 5 ईयर्स। मैक्सिमम 5 ईयर्स विल बी देयर। सो प्लीज मेक श्योर कि यहां पे अगेन आप इस तरीके से इसका एडवांटेज नहीं ले सकते। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर दोनों ही सेगमेंट हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सर हमें इंडिविजुअली एक एक टर्म में 5 ईयर से ज्यादा प्रोविजन नहीं होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ टर्म्स को मर्ज करें तो 2 टर्म आपको अलाउ किया गया है, बट गैप आपको मेंटेन करना है। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 11। तो 10 वाला जो क्राइटेरिया था वो आपको नंबर ऑफ पीएस इन अ पर्टिकुलर टर्म, एंड जब दोबारा रीअपॉइंट करना चाहते हैं तो एसआर पास करना पड़ेगा। बट रीअपॉइंटमेंट कितने नंबर ऑफ पीएस आपके टर्म के लिए कर सकते हैं? ये 10 में नहीं, ये 11 में बोला गया है। एंड 11 टॉक्स अबाउट द मैक्सिमम 2 टर्म, एंड देयर आफ्टर गैप ऑफ 3 इयर्स इज मैंडेटरी, एंड 3 इयर्स में योर कनेक्शन विद द कंपनी शैल नॉट बी देयर। एंड यदि कनेक्शन नहीं है देन अगेन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। सो ये था कहानी किसके लिए? एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। So basically, it's not reappointment; it's eligible for appointment. So it's a part, and this is basically regarding what? So you can see 10 और 11. आगे बढ़ते बेटा, next part. वापस से आप उसी particular slide पे आते हैं जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये क्राइटेरिया आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, प्रोविजो भी क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं? 10 और 11, सबसेक्शन 10 और 11 दोनों में term of independent directors on the commencement of this act shall not be counted as a term under those subsection. ओल्ड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली यदि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म अभी बचा हुआ है, मतलब मान लो किसी ने 2011 में कंपनी ज्वाइन की थे बेटा, एंड उसको 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया गया था, एंड बट 2013 में न्यू कंपनीज एक्ट आ गया, तो इसका मतलब वो 11 में डायरेक्टर रहा, 12 में भी डायरेक्टर रहा, एंड 11 में अपॉइंट हुआ, और देन 13 में भी। तो 3 इयर्स हो चुके हैं, उसके रिमेनिंग अभी कितने सर? 2 इयर्स बचे हुए हैं। तो अब ये जो 2 इयर्स है इसमें कंटिन्यू करेगा, तो उस 2 इयर्स को हम लोग ना तो टर्म बोल के चलेंगे यहां पे, और ना ही वो 5 इयर्स का क्राइटेरिया जो वन पर्टिकुलर टर्म में है उसमें इसको इंक्लूड करना है। तो इसके बाद यहां से 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली फ्रेश उसका 2 टर्म की बात करेंगे, एंड वो मैक्सिमम 5+5 इयर्स। तो इस केस में लॉजिकली देखा जाए सर ये 5+5 ये हो गया, प्लस वो 2 साल यहां पे भी है, तो इसका मतलब है कि सर 5+5+2 तो कितना हो गया बेटा? इट्स बेसिकली 12। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी प्रोविजन खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इट्स 2013 एंड नाउ चीफ कंसीडर 2020, देन हाउ यू कैन यू कंसीडर से सर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद के लिए अपॉइंटेड है, देन हाउ इज इट पॉसिबल?
क्योंकि उसका मैक्सिमम टर्म ही कितना है सर, कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था तो उसके अकॉर्डिंगली, बट कभी तो खत्म होगा, तो 2013 अप्लाई होगा एंड उसके ऊपर 5+5 का प्रोविजन। बट जो पुराने वाले टर्म है वो 10 और 11 से वो अफेक्ट नहीं होने वाला है, मतलब हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, मतलब उस पीरियड में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। लेकिन सर क्या उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उस पीरियड में? आंसर इज यस, क्योंकि 10 और 11 से एग्जाम्पशन है बेटा, 10 और 11 से एग्जाम्पशन है। लेकिन अभी आप पढ़ के आए थे डिक्लेरेशन सबसेक्शन 7, वहां पे एग्जाम्पशन नहीं है, तो आपको हर साल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और जब भी आपके कोई चेंजेस आए अगेन यू हैव टू गिव द डिक्लेरेशन। सर सबसेक्शन 6 अप्लाई होगा? यस, अगेन कॉन्टिन्यूटी में देखा जाएगा कि आप किसी भी नेचर का कोई प्रोविजन को वॉलेट ना करें, तो वो भी देखा जाएगा। तो सिर्फ एग्जाम्पशन किससे मिल रहा है? 10 और 11, एंड आप उस पर्टिकुलर टर्म के लिए यहां पे कंसिडर नहीं किए जाओगे। नाउ यू विल बिकम एज आईडी फॉर 5+5 years ओवर देयर, सो दिस इज यूनिक पार्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 12 इज ऑल अबाउट द एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी एक्सेप्टर। एज वी नो दैट कंपनीज एक्ट में ये बोला गया बेटा कि कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट और यू कैन से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर। बट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पार्ट, यहां पे जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं, पहली बात इंडिपेंडेंट के लिए और नॉन एग्जीक्यूटिव, बट नॉन एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी द प्रमोटर और केएमपी ऑफ अ कंपनी। तो इट्स a subsection number 12 deals with the independent director and non-executive directors, but please make sure non-executive directors neither promoter nor KMP of a company. देन अब क्या वो नॉन पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल होगा किसी भी नेचर के कोई फ्रॉड के लिए, किसी भी नेचर के कॉन्ट्रवेंशन के लिए? क्या वो लायबल होने वाला है? फिर नहीं। क्या किसी भी एक्ट ऑफ कमीशन के लिए एंड क्या किसी भी एक्ट ऑफ ओमिशन के लिए? वेदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी लायबल ओवर देयर और नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि इनका कंसेंट है, यदि इनका सपोर्ट है, और समहाउ कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉपर भी लॉ के अकॉर्डिंगली जो इनको काम करना चाहिए था विद द वर्ड इट्स ए ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर वे में कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, देन दे विल आल्सो बी लायबल। यदि इनका कोई कंसेंट नहीं है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनका किसी भी नेचर का कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, देन दे विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट which is basically of fraudulent nature as committed by the company, so इनकी liability नहीं होगी, rest of the director will be there। तो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कब हर एक्ट के लिए लायबल होंगे बेटा? एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन के लिए, व्हेन दे हैव अ नॉलेज एंड उनको स्टॉप करना था बट नहीं किया, उन्होंने कंसेंट दिया, देन अगेन जो कंडीशंस फुलफिल करने थे प्रॉपरली वो आपने कंप्लाई नहीं किए, देन यू विल बी रिस्पांसिबल, अदरवाइज no responsibility will be there। So subsection 12 is nothing, it's a basically theoretical term and you will get the exemption from the liability, but make sure कि आपकी कोई किसी भी नेचर की कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, which means you should not be aware about the criteria, and यदि अवेयर थे तो आपको अपना परमिशन नहीं देना था, आपको वॉइस रेस करना चाहिए था, आपको ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए था कि सर ऐसा कंपनी में मत करो, और यदि आप करेंगे then definitely I can approach to the court, I can approach to the ROC, I can approach to the CG, so that के जो प्रॉब्लम्स अराइज हैं मैं कहीं ना कहीं उसको किसी भी नेचर में पब्लिक तक लेके जाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे, तब आप एग्जम्प्टेड हैं, अदरवाइज आप एग्जम्प्टेड नहीं है, देन यू विल आल्सो बी लायबल। नेक्स्ट 13, exemption from the provisions of director regarding rotation। We'll discuss section number 152 subsection 6 and 7। 6 and 7 of section 152 deals with the concept of rotational director beta, rotational directors, and rotational director is nothing, it's a cycle, एंड यहां पे कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस साइकिल में होते हैं बेटा, जो पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंफर्म है कि सर जब उनका नंबर आएगा तो उसमें से वो रिटायर होने वाले हैं, बट आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो गया सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से रिटायर तो होगा, लेकिन वो जस्ट लाइक रोटेशनल डायरेक्टर, आंसर इज नो, क्योंकि आईडी शैल नॉट बी ए पार्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। तो आईडी को हम लोग रोटेशनल डायरेक्टर का पार्ट नहीं मानने वाले हैं। तो हम लोग 152 जब डिटेल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि सर रोटेशनल वाला पार्ट क्या होता है, बट फॉर अ टाइम बीइंग यहां पे क्लियर बोल दिया गया बेटा कि सर यहां पे रोटेशनल डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है। तो जब रोटेशनल डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है तो इसका मतलब है कि सर आईडी ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, देन हाउ यू कैन कंसीडर द आईडी
in that particular category. तो ID will definitely be exempted. तो exemption किससे मिल गया independent director को? Liability से, but condition apply. और exemption किससे मिल गया बेटा? 152 subsection 6 और 7 which means concept of rotational. तो ये दो exemption का criteria था जो हमें ध्यान में रखना है. तो overall हम लोगों ने finally section 149 subsection which one बेटा? सबसेक्शन नहीं, सबसे पहले 149 की मैं बात कर रहा हूं, सबसेक्शन अभी डिस्कस करते हैं, प्लस रूल नंबर 3 प्लस रूल नंबर 4 प्लस रूल नंबर 5 की हमने बात की, ये था। अब हम लोग यदि सबसेक्शन की बात करें तो सबसेक्शन 1 बेटा 1 2 3 ये तीन स्पेसिफिक पॉइंट, ये बेसिक टर्म है बेटा किसके रिगार्डिंग? डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग, कि कितने डायरेक्टर्स बोर्ड में होने चाहिए, एंड स्पेसिफिकली वुमन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, ओल्ड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की हमने बात की, ये बेसिक नॉर्म्स रखा गया है। एंड 4 अगेन 4 आते ही किसकी बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी पे अप्लाई होगा। एंड 5 अगेन ओल्ड कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, सर उन सभी को 1 साल का 1 ईयर का प्रोविजन दिया गया है एंड जिसमें उनको फुलफिल करना पड़ेगा 4 की कंडीशंस को। देन हमने बात की 6 एंड इट्स डिटेल concept of definition of independent director, and it's basically qualification and disqualification you can say for independent director. अभी हमने उसमें इंडिपेंडेंट, अच्छा उसमें डेफिनेशन क्यों रखा गया? क्योंकि सेक्शन 164 में हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहां यदि डिस्क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है तो यहाँ पे उसको डिस्क्वालिफिकेशन बोलना दैट इज नॉट सुटेबल, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करें? सर जब आईडी बनने वाले हैं तो आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो लॉजिकली एट दैट टाइम वो पर्सन समहाउ कहने की क्या हो रहा है कि सर उसकी डेफिनेशन की बात करें, सर कौन कौन ऐसे पर्सन है जो अभी एलिजिबल माना जाएगा, तो वो डेफिनेशन के रिगार्डिंग वो टर्म रखा गया है। देन वी हैव 6 के बाद 7 डिक्लेरेशन, याद होगा। देन फर्स्ट पार्ट इनिशियल डिस्क्लोजर, नेक्स्ट पार्ट कंटीन्यूअस डिस्क्लोजर, थर्ड सेगमेंट इट्स ऑल अबाउट द व्हाट अबाउट द लास्ट वन, एंड इट्स ऑल अबाउट द इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। तो 3 डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे। देन वी हैव अगेन 8 9 10, तो 8 9 इट्स ए थ्योरेटिकल टर्म, 8 9 इज नथिंग, इट्स ए थ्योरेटिकल टर्म। हमारे लिए रेलेवेंट क्या था फिर 10 एंड 11? तो कॉन्सेप्ट वो आईडी का ही आ रहा है, इट्स 7 8 9, बट रेलेवेंसी इट्स ऑल अबाउट द टर्म ऑफ व्हाट, इट्स 7, क्योंकि एक में हमने पढ़ा था सर शेड्यूल फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से हमने प्रोविजन पढ़ा। बट हमारे लिए 10 और 11 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 टॉक्स अबाउट द व्हाट, 10 talks about the term, how many number of years in a particular term, and reappointment, then condition for reappointment. But again 11 talks about the what, how many terms over there, so for which a person can become as ID, it's maximum 2 term, and thereafter gap of 3 years and no connectivity with the company neither directly nor indirectly. Then 12 talks about the exemption from the liability and 13 talks about the exemption from the concept of rotational director. तो ये था कहानी। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट याद रखना है, यदि मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं, वैसे तो पूरा सेक्शन ही याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आप लोगों को 6 मतलब बेसिकली 4 6 10 11 ये हमारे लिए सबसे रेलेवेंट है। एंड फिर वुमन डायरेक्टर कॉन्सेप्ट इट्स अगेन रेलेवेंट, एंड वुमन डायरेक्टर के लिए रूल 3 इट्स रेलेवेंट, रूल 4 इट्स रेलेवेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रूल 5 इट्स अगेन रेलेवेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 4 6 10 11 रेड विद रूल ओवर देयर 3 4 एंड 5 ये हमारे लिए रेलेवेंट था। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू गो थ्रू, क्योंकि टाइम हमने सबसे ज्यादा उसमें दिया, तो हमारे लिए वो टाइम देने की बात कर रहे हैं। हाँ एक यहाँ पे स्किप हो गया बेटा, 7 विल ऑल्सो बी दिया, 7 भी रहेगा, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ ID, we have completed the topic of woman director, we have completed the topic of resident director, and we have completed the topic minimum and maximum number of directors, and अब 149 कंप्लीट हो गया, रूल 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट एंड 5 कंप्लीट। एंड ये जाते जाते बेटा यू नो वेरी वेल कि कुछ मोटिवेशनल कोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपको प्रमोट करे हाउ यू कैन बिकम एज अ CA CS एंड CMA, एंड ये आप लोगों के लिए, सो आप देख सकते हैं, एंड यू जस्ट अप्लाई फॉर इट, एंड थैंक यू सो मच। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेनिंग पार्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 149 पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।